और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत पाकिस्तान के लिए पोस्टल सेवा बंद कर सकता है, यह बड़ी खबर है। तनावपूर्ण संबंधों के चलते भारत की इस बीच घोषणा संभव। कश्मीर हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़ा विवाद। पाकिस्तान ने भारतीय विमान सेवा पर लगाया प्रतिबंध। भारत ने जल आपूर्ति समझौता किया निलंबित। पाकिस्तान ने भारतीय डाक सेवा को पहले निलंबित किया था। वह भारत ने पाकिस्तान की डाक नीति का विरोध किया। जल्दी भारत द्वारा पोस्टल सेवा बंद होने की भी संभावना है, यह बड़ी खबर है। इस बीच चलिए अब विस्तार से बातचीत करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले और भारत सरकार के उठाए गए कड़े कदमों से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट दी है। क्या यह सही फैसला था? क्या अदालत का यह कदम आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में न्यायपालिका की भूमिका को स्पष्ट करता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जताई है और कहा है कि ऐसी याचिकाएं देश की सेना का मनोबल गिरा सकती है। तो वहीं इस बीच उन्होंने यह भी कहा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जज अब सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हो गए हैं? अदालत ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का दखल नहीं होना चाहिए। यह बात सही है कि सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और इसे राजनीतिक या न्यायिक हस्तक्षेप से बचाना चाहिए। इस बीच भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं। वही पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से आए नागरिकों को पहले 48 घंटों में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। अब गृह मंत्रालय ने पाक नागरिकों को राहत देते हुए उन्हें बाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान लौटने की अनुमति दे दी है। यह आदेश पहले के फैसले का संशोधन है और इसने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सख्ती को और मजबूत किया है। इसके साथ ही एनआईए ने इस हमले की जांच में तेजी से काम किया है। इस बीच हुर्रियत और जमात इस्लामी के समर्थकों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और देश विरोधी दस्तावेजों और सबूतों को बरामद किया गया। एनआईए ने बताया कि इस हमले में लश्कर ए तैयबा के कमांडर फारूक अहमद का हाथ था, जो अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ और क्या सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों में और तनाव बढ़ेगा या यह हमारी सुरक्षा को मजबूत करेगा? क्या भारत को अब पाकिस्तान पर एक्शन ले लेना चाहिए? क्या अब सही वक्त आ गया है? तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जो चर्चा का कारण बने हुए हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे विषय को लेकर पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ प्रतिक्रिया है। देखिए, कश्मीर की धरती पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, ये बहुत दुखद है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन रही बात इसकी कि नाम पूछने की आदत डालनी पड़ेगी, तो देखिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। और अगर कांग्रेस के नेता इस पे सवाल खड़ा करते हैं कि नाम क्यों पूछा जाए, तो यही उनकी मंशा दिखाती कि उन आतंकियों के साथ खड़े हैं, वो आतंकियों की इस करतूत का भी समर्थन कर रहे हैं। जब आतंकियों ने 26 लोगों को, मासूम लोगों को नाम पूछ के गोली मार दी, और इस पे भी राजनीति कौन कर रहा है हमारे देश में? यही कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी के दामाद वाड्रा जी ने क्या कहा सार्वजनिक रूप से कि हमारे भारत के मुसलमान माइनॉरिटीज पर जुल्म हो रहा था, इसलिए ये आक्रोश में निकला है। शर्म नहीं आई उन्हें कहते हुए? वो क्या करना चाह रहे हैं? आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर, इस दुखद मुद्दे पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। शर्म करना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को और शर्म करना पड़ेगा हर उस भारतवासी पर भी जो आज उस आतंकी हमले का समर्थन कर रहा है। आज भी ये भारत देश एकता और अखंडता के लिए जाने वाला देश है। यहाँ पे हमें एकता का परचम लहराना पड़ेगा और अगर हिंदू भाइयों के साथ कहीं भेदभाव हुआ है तो आज ये समय है हमें उन हिंदू भाइयों के साथ खड़े होने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो ये चाहता है कि भारत की एकता और अखंडता को किस तरीके से खंड खंड कर दिया जाए, लेकिन जब देश संकट में आया, ये बहुत मुश्किल समय है जिससे देश गुजर रहा है, जब देश संकट में आया है, भारत के लोगों ने एकजुट होके, एक साथ होके मुकाबला किया, चाहे कोविड हो या ये मसला हो। जो पोस्टर लगा रहे हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब
पहले भारतीय हैं, बाद में हमारा धर्म है, और आज जरूरत है इस देश को भाईचारा, एकता को प्रकट करने की और भाईचारे के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने। तो ये तमाम प्रतिक्रिया आपने सुनी, जो फिलहाल इस पूरे हमले को लेकर निंदा करते हुए नजर। उन्होंने कहा कि इस समय राजनीति का नहीं है और ऐसे में भारत युद्ध के लिए तैयार है और तमाम चीजें जो है और तमाम एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं लगातार। इन एक्शन की बात की जाए तो एयरबेस जो है वो बंद कर दिया गया है। पहले पाकिस्तान ने यह फैसला लिया था, भारत ने यह फैसला ले लिया है। सीधा मतलब यह है कि अब पाकिस्तानी कोई भी विमान भारत से होकर नहीं गुजरेगा और इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा खर्च पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। अब इसी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देने से बाज नहीं आ रहा है, तो वहीं भारत खड़ा रुख अपनाने को लेकर पूर्ण रूप से तैयार है। अब सेना को फ्री हैंड भी दिया गया है। अब जरूरी हो गया है ऐसे समय में ये देखना, क्योंकि लगातार कुछ स्वर ऐसे भी आ रही हैं जो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस तरह का फैसला करा जाए, इस तरह की प्रतिक्रिया आए और इस तरह का रुख अपनाया जाए जिससे कि पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब जो है मिल सके। इसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। तमाम दिग्गज बैठक कर रहे हैं और इसी के साथ साथ सेना तैयार है और तमाम टुकड़ियां इसको लेकर तैयारियां कर रही हैं। तो वहीं शिमला समझौते की भी मुख्य शर्तें जो है वो फिलहाल पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया उनमें और उन्होंने कहा कि हम इन शर्तों को अब बल प्रयोग नहीं होगा इन पर भी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दौरान सामने आ रही है, लगातार चीज़ें देखने को मिल रही है। इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ अतिथि जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए फिलहाल हमारे साथ चलिए बातचीत करने के लिए पैनल हमारे साथ इस बीच अतिथि जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विश्वनाथ मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बातचीत करने के लिए मुजाहिद जाफरी, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का टीवी 100 पर। पहला सवाल पंकज श्रीवास्तव जी मैं आप ही से ले लेता हूं। पंकज श्रीवास्तव जी, कुछ बड़े फैसले, कड़े फैसले, चाहे वो डिप्लोमेट फैसले हो, अब किसी भी तरह का फैसला भारत ने लिया हो, अभी एयरबेस का बड़ा मुद्दा उठाया था पाकिस्तान ने कि हमने एयरबेस बंद कर दिया इंडिया के लिए, अब कोई भी भारत का विमान पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरेगा, भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ज्यादा नुकसान होगा। अब भारत ने भी फैसला ले लिया, पाकिस्तान को भी अब एयरबेस से बैन कर दिया गया कि अब पाकिस्तान का कोई भी विमान भारत से होकर नहीं गुजरेगा। ये फैसला किस हद तक पाकिस्तान की रीढ़ को कमजोर करने का है और ये फैसला कितना कठिन है ऐसे समय में पाकिस्तान के लिए जिसको हालिया दिनों में झटका पानी का लगा है? ने जो बताया कि पाकिस्तान को झटका लगने की बात है, तो पाकिस्तान को झटका तो यकीनन लगेगा, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फ्लाइट्स उनकी जो है वो यहाँ से मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार जाती होंगी, मुझे नहीं लगता है। और रही बात वो ईस्ट एशिया जाने के, तो जैसे साउथ कोरिया हो गया, चाइना, जापान इधर हो गया, तो यहाँ तो आराम से वो इंडिया के ऊपर ही नहीं बल्कि और ऊपर से बाईपास करते हुए कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर से निकल सकते हैं। अफगानिस्तान का जो बदखशां वाला एरिया है वहां से। तो फिर भी थोड़ा बहुत तो इन्हें वैसे भी आर्थिक बदहाली के दौर में जी रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे में पाकिस्तान को झटका तो लगेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स जा रही हैं, जो ट्रांजिट फ्लाइट्स हैं, वो तो चलिए उनके लिए तो नहीं होगा कुछ, लेकिन जो पाकिस्तान से जाने वाली फ्लाइट्स हैं ये साउथ ईस्ट चाइना की तरफ, माफ कीजिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट चाइना सी में, तो वहां पर इन लोगों को ज्यादा दिक्कत इस वजह से भी आएगी क्योंकि रूट डाइवर्ट हो जाएगा। या तो फिर इन्हें पूरा अरेबियन सी से होते हुए श्रीलंका के ऊपर से बाइफरकेट करते हुए उधर से जाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए मलेशिया, इंडोनेशिया जाना है तब तो, या फिलीपींस से जाना है तब तो अरेबियन सी से होते हुए फिर आपका श्रीलंका के ऊपर से फिर आप इंडियन ओशन के पास से जाना पड़ेगा। और अगर इन्हें जाना है चाइना की तरफ, ये मान लीजिए ताइवान की तरफ जाना है या फिर थाईलैंड की तरफ जाना है,
तब वो एकदम यू बनाते हुए जाएंगे, मतलब पूरा इंडियन पेनिनसुला को बाइसेक्ट करते हुए जाएंगे थाईलैंड की तरफ, या फिर श्रीनगर के और ऊपर वाले इलाके से होते हुए फिर पूरा इंडिया का जो आपका दार्जिलिंग वाला एरिया, सिक्किम का एरिया है, अरुणाचल का एरिया, वहां से उसके और ऊपर से उसके साइड से, मतलब चाइना के ऊपर से होते हुए जाना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में इनके चक्कर ज्यादा लगेंगे, तेल ज्यादा खर्चा होगा और एक्सपेंसेस इनके बढ़ेंगे। इंडिया के लिए क्या है, अगर यूरोप जाना है या फिर मिडिल ईस्ट जाना है तो हम थोड़ा घूम के चले जाएंगे। तेल की कमी, तेल की जो कीमत बढ़ी होगी उसके लिए हमें भी थोड़ा, हमारे यात्रियों को भी पे करना पड़ेगा। बट इंडिया देखिए राइजिंग इकोनॉमी है, 5वीं सबसे बड़ी मईशत है दुनिया की, तो इंडिया के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते होंगे कि आज की तारीख में अगर यहाँ से दुबई जाने का एक नॉर्मल खर्चा जो है 30,000 रुपया लगता है प्लेन से, तो अगर प्लेन जो है थोड़ा सा और बाइफरकेट करके जा रहा है, थोड़ा सा टिल्ट होकर के जा रहा है, तो ये खर्चा अगर 40,000 रुपया भी हो जाता है, तो रोहित जी अगर आपको भी जाना पड़े तो आप 30 की जगह 40,000 रुपया आसानी से निकाल देंगे। बिल्कुल, मतलब उतना 40,000 रुपए का टिकट ले लेंगे। बिल्कुल हमारे लिए उतनी परेशानी वो वैसे होगी नहीं, उतनी परेशानी आपके लिए नहीं होगी, और जितने भी एयर पैसेंजर्स है भारत में उनके लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो एक बड़ा मोटा बजट लेकर के चलते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं, लगे हाथ एक चीज और बता दूं, अभी एक रिसेंट सर्वे आया था, उसमें बताया गया था विदेशों में जाकर के कौन सा एक कंट्री है, कौन सा एक देश है जिसके लोग सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं पर कैपिटा, तो उसमें भारत का नाम पहले नंबर पर आया था। इतना अमेरिकन भी नहीं खर्च करते, चाइनीज भी नहीं खर्च करते, जर्मन भी नहीं खर्च करते। आपको बता दो, भारतीय लोग जब भी जाते हैं तो खाने पीने पर ज्यादा खर्च करते हैं, खरीदारी पर ज्यादा खर्च करते हैं, तो पर कैपिटा जो खर्चा है भारतीयों का, वो अभी तक जो एक सर्वे के मुताबिक निकल के आया सबसे ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों की परचेजिंग पावर बढ़ी है और उन्हें इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी। ठीक है, मुजाहिद जाफरी जी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। मुजाहिद जाफरी जी इसको टिट फॉर टैट कहेंगे कि भाई पहले पाकिस्तान ने किया था इसलिए भारत ने कर दिया है, और परिस्थितियां ये हो गई थी कि पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भारत को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए अभी आपने सुना, पंकज श्रीवास्तव जी ने बताया भी कि हमको उतना फर्क पड़ेगा नहीं जितना पाकिस्तान को पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी तंगी से गुजर रहा है, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इटसेल्फ। तो अब क्या लगता है कि पाकिस्तान की रीढ़ पर यह दौरावार है, झेल पाएगा पाकिस्तान? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती वक्त दिया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी टेंशन होती है या जंग की कंडीशंस होती हैं या इस तरह की सिचुएशन होती हैं, जब दो लोग, दो कौमें, दो मुल्क हेड ऑन हो रहे हो, तो दोनों एक दूसरे पर जो है सख्ती के हथियार इस्तेमाल करते हैं, धमकियां भी देते हैं, ये एक रूटीन होती है। लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर कट बता दूं कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती है, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों जंग, कन्वेंशनल जंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगर ये कन्वेंशनल जंग में जाएंगे तो दोनों मुल्क की इकोनॉमी का, पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर नहीं है, इंडिया की राइजिंग इकोनॉमी है, इससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन जितना नुकसान इंडिया को होगा उतना पाकिस्तान को नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, वो ज्यादा पीछे जा गिरेगा, वो ज्यादा उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक लुटा हुआ आदमी कितना लुट जाएगा। तो मैं, जो आमने सामने की बात है, जो आमने सामने एक दूसरे के हवाई रास्ते बंद करने की बात है, ये जंग या ये डिप्लोमेट टेक्निक्स होती हैं जो वॉर से पहले या किसी टेंशन से पहले इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। अगर 30,000 रुपया यहां से दुबई का आप 40 खर्च लेंगे तो पाकिस्तानी भी 35,000 की बजाय 50,000 खर्च लेंगे। अमीर आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता जो जहाजों में सफर करता है। असल में ये गरीब आदमी का मामला है। गरीब आदमी के लिए क्या होता है, उसने जहाजों में सफर नहीं करना, उसके लिए खाना, पानी, रहना, कपड़ा, ये मुश्किल हो जाता है। तो हमारी दोनों ममालिक की अवाम की जो बड़ी तादाद है वो गरीब है, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, मेरा ख्याल है उनकी बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। और अगर इस तरह की टेंशन इनहैंस होती गई तो उस कंडीशन पे, उस जगह पे चले जाएंगे दोनों ममालिक कि दोनों की आवाम सफर करेगी। मेरे नजदीक तो यही मैं कहना चाहूंगा। विश्वनाथ मिश्रा जी पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ मिश्रा जी, मुजाहिद जाफरी जी है, पत्रकार है, आप ही के भाई बंधु है, मेरे भी भाई बंधु है, इस लाइन के तो है ही। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा वो काफी हद तक तो मेरे हिसाब से सही कहा है कि भाई जिसके पास कुछ है ही नहीं, खोने को वो खोएगा क्या। और अब पाकिस्तान को आप जो कह रहे हैं कि एयरबेस बंद होगा, ये सारी चीज होंगी, उन्होंने कहा कि भाई
जो ट्रैवल कर रहा है उस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो वैली बजट लेकर चलता है। दिक्कत तो इंपोर्ट एक्सपोर्टर्स को होने वाली है और उनसे आने वाले सामान को लेकर जो टैक्स बढ़ेंगे उनसे आम लोगों को होगी। और पाकिस्तान, जैसा अभी सभी ने कहा कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल ठीक नहीं है, तो बड़ा दिक्कत होगी। और राइजिंग इकोनॉमी सर ने कहा, और उन्होंने कहा कि भारत को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। सहमत हैं आप? थैंक यू रोहित जी। जी आई एम सॉरी टू से मुजाहिद जी के कॉन्सेप्ट को आई फेल टू बाय दिस कॉन्सेप्ट्स। वो कह रहे हैं राइजिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया विल सफर मोर। व्हाट इज द फाइनेंशियल ग्राउंड दैट यू हैव कैलकुलेटेड मिस्टर मुजाहिद? आपको लगता है कि भारत देश ज्यादा सफर करेगा? कितने दिन सस्टेन कर पाएगा पाकिस्तान? इंडियन एयर स्ट्राइक हो या इंडियन मिलिट्री का अटैक हो, हाउ मेनी डेज कैन यू सस्टेन? डू यू नो? आपको एक चीज बता दूं, मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स आपके लिए ले आया हूं। आपके पाकिस्तान ने अपने डेली खर्च को निपटाने के लिए अपने रूटीन जो हथियार थे वो यूक्रेन को बेच दिए हैं। आज की डेट में आपकी आर्मी से आपकी पुलिस झगड़ रही है। द टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड, आई एम सॉरी टू से, योर पुलिसमैन सेज जनरल को भी हम बूट की नोक पर रखते हैं, वर्बेटिम, कोट अनकोट, योर पुलिसमैन। आई एम नॉट कोटिंग, आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम माय साइड मिस्टर मुजाहिद, राइट? अब इसके बाद इस जो सारी आपकी पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, परिस्थिति, सारा जो स्थितियां हैं उसको देखकर मुझे एक चीज, एक लाइन आती है पाकिस्तान की दशा और दिशा पर। इस 2-4 दिन का युद्ध होने के बाद इस पाकिस्तान के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। देखिए, दो चीजें मैं, आई एम वेरी क्लियर, आई टेल यू, आई रादर वार्न यू मिस्टर मुजाहिद, यू आर प्रोफेशनली यू आर माय ब्रदर। पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में है, आई फेल टू अंडरस्टैंड वहां के इंटेलेक्चुअल्स ने क्यों नहीं अपने लीडरान को समझाया कि कहां, व्हाई आर यू कमिटिंग सुसाइड? आज के डेट में पाकिस्तान जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू गो फॉर वॉर विद इंडिया। यू डोंट हैव मनी टू फीड योर मेन, यू आर इन सच अ रिचर्ड स्टेट एंड योर फ्यू पीपल जो आर्मी मैन हैं वो सीधे फ्लाई करते हैं बाहर, अपने फैमिली मैन को सीधे बाहर ले जाते हैं। अब उसके बाद आपके लीडरान जो हैं, जो उनका विदेश में दखल है, वो बाहर जाते हैं। कल यूके में आपके एक नेताजी गए थे, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे, क्योंकि यूके ने भी इंडिया को सपोर्ट किया। यूके से कह रहे थे, साहब अल्लाह के लिए कुछ आप मीडिएट करिए, हम ये वार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन यू एवर थिंक ऑफ सेइंग कि भारत को नुकसान ज्यादा होगा? इंडियन इकोनॉमी, can you imagine the quantum of Indian economy? We are 5 trillion economy now. We have reached the stage. और जब the moment I don't say कि वार नुकसान अच्छा है, I am nobody, I never support it. But who invited this war? Can you tell me who invited this war? This war was an attack of Indian people. The entire Indian people. I repeat the words. आपने भारत पर आक्रमण किया और उसके बाद आपके यहां बैठे हुए लश्कर तोयबा के जो बर्बर और कलाकार हैं आपके, मैं तो उनको कलाकार मानता हूं क्योंकि आपकी सरकार उनका पालन पोषण, भरण पोषण सब करती है, उन पर आपको प्रसन्नता होती है। यू आर वेरी हैप्पी अबाउट देम, यस योर मेन हैव डन वेरी वेल, but you fail to understand they'll take your entire nation to peril. ठीक है विश्वनाथ मिश्रा जी, ये बहुत बड़ा विषय है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक और पैनल पर अतिथि जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी इंडिया पर आपका। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी पाकिस्तान से हमारे पत्रकार साहब हैं मुजाहिद जाफरी जी, उन्होंने कुछ वाक्य कहे, मैं आप थे नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत एक राइजिंग इकोनॉमी है और पाकिस्तान और भारत ये युद्ध की स्थिति में ज्यादा नुकसान भारत का होगा क्योंकि जिसके पास कुछ है नहीं वो खोएगा क्या, ये इन्होंने पाकिस्तान के संदर्भ में कहा। तो ये तो उन्होंने ठीक कहा कि जो जिसके पास कुछ है नहीं वो खोएगा क्या, लेकिन भारत को ज्यादा नुकसान होगा ये उन्होंने कहा क्योंकि भारत राइजिंग इकोनॉमी है। अब राइजिंग इकोनॉमी के हिसाब से तो हमारा देखिए जितना हमारा मिलिट्री का बजट है उतना तो उनकी जीडीपी है
और हम किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि नुकसान भारत को होगा? संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, भारत राइजिंग इकोनॉमी निसंदेह है। भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर, एक महाशक्ति के तौर पर उभर चुका है और इस भारत का जो लक्ष्य है वो विकसित भारत को बनाने का है। इस भारत का लक्ष्य पूरे विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को स्थापित करने का है। इस भारत का लक्ष्य विश्व में आतंकवाद की चुनौती को डिफीट करने का है और इस भारत का लक्ष्य पूरे मानवता के कल्याण का है। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि यदि इस नए भारत पे, उभरे हुए भारत पे, महाशक्ति का स्थान रखने वाले भारत पे यदि कोई कायराना आतंकी हमला किया जाएगा तो ये जो नया भारत है उसको स्वीकार नहीं करेगा और इससे किसी को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मुजाहिद जी, आपके देश में स्वयं आतंकवादी बड़े हमले कर रहे हैं। आतंकवादी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो या अन्य आतंकी संगठन हो, वो आपकी सेना पे, आपके पुलिस फोर्सेस पर सीधा सीधा हमला करते हैं और वहां पर वो अपना शासन स्थापित करना चाहते, आतंक का शासन स्थापित करना चाहते। एक ऐसे समय में कि जब आपका अपना देश आतंकवादियों के चुनौती से सीधा सीधा जूझ रहा है, ऐसे में क्या आवश्यकता थी? मैं आपकी बात नहीं करता, आप हमारे आपके साथ में पैनल में बैठता हूं, मित्र हैं, लेकिन आपके जो सबसे बड़े अपराधी आपके देश में हैं, आपकी सेना के जो जनरल्स हैं, जो आपकी आर्मी के चीफ है, उन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले के 4 दिन पहले जिस तरीके का संबोधन दिया, ये बताने की कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम कैसे बिल्कुल अलग अलग है, कभी एक नहीं हो सकते, हम अलग कौमें हैं, 2 नेशन थियरी इत्यादि इत्यादि। भारत पाकिस्तान इस तरह से कभी एक नहीं हो सकते। मानवता भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? जनरल मुनीर, जो कि किसी मुल्ला मुनीर की तरीके से, कट्टरपंथियों की तरीके से बात करते हुए नजर आए, बड़े बड़े कुरान के एग्जाम्पल दिए, लेकिन उनको मानवता भी उसी कुरान में लिखी हुई है, क्या वो भूल गए इस पर? और उसके 4 दिन के बाद जिस तरीके से आतंकी आए और पहलगाम में उन्होंने एक एक व्यक्ति से पूछा कि आपका क्या धर्म है, आप इधर आ जाओ, आपका हिंदू है इधर आ जाओ, मुस्लिम आ जाओ इधर आ जाओ, और हिंदुओं को शूट कर दिया। ये क्या तरीका है? इस तरीके का हमला कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी मानवता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा, राष्ट्र स्वीकार नहीं करेगा। और भारत तो जैसा कि आपने कहा, ये महाशक्ति के रूप में उभर चुका है और आप समझते हैं कि इस तरीके का हमला करके ये जो परपेट्रेटर्स हैं बच जाएंगे? ये हो नहीं सकता। ये जो नया भारत है आतंकवाद के ऊपर सख्त से सख्त करके दिखा रहा है। आप पहले ही इसके साजिश करता, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी ही टेरिटरी से इसकी साजिश रची गई है, आप इसको माने ना माने, लेकिन हम सब जानते हैं। और उसकी खिलाफ कार्रवाई की जो तैयारी है वो भारत कर रहा है। पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया है, 4 अन्य कदम भी उठाए गए हैं, आने वाले समय में और भी बड़े कदम आप देखने जा रहे हैं। तो ये जो इस बात को एक्सपेक्ट करना कि आप तो महाशक्ति के रूप में उभर चुके हो तो आप क्यों इस तरीके की कार्रवाई करोगे, ये कहीं से लॉजिक नहीं है। और इस तरीके की कार्रवाई को ये जो नया भारत है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जवाब कुछ है जी मुजाहिद जाफरी जी, बहुत शुक्रिया संजीव साहब, मेरे पुराने कुलीग हैं, हम अक्सर प्रोग्राम्स में इकट्ठे बैठते रहते हैं। लेकिन सिर्फ सिंपली ये कह देना कि पाकिस्तान ने हमला कराया, भाईजान जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ, आपने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी, बहुत सारे उसमें सिक्योरिटी के लोग भी निशाना बने। तो जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ तो पाकिस्तान का ये कहना था कि इसमें इंडिया का हाथ है। आप लोग भी जानते हैं, उसमें सबूत भी फराहम किए, वीडियोस भी आई। देखें, जब तक आप सबूत फराहम नहीं करते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या इवन अपने मीडिया पे चला दो मेरे भाई, सामने तो आए ना कि ये पहलगाम हमले में ये पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, ये उनका ये नाम है, ये पता है। मेरे भाई, पहलगाम से पाकिस्तानी बॉर्डर 210 या 20 किलोमीटर दूर है और 210-20 किलोमीटर एक दहशतगर्द इन्वेड करते हैं, अंदर आते हैं, असला लेके आते हैं, सारा। आपकी एजेंसियां सोई भी थी, रॉ इतनी बड़ी एजेंसी है, उसको कुछ खबर नहीं हुई कि कोई दहशतगर्द आ रहे हैं। इस तरह मत करें। जब आपके पास सबूत हो, सबूतों को लेकर आए, पेश करें, दुनिया को दिखाएं, दुनिया आपके साथ हो जाएगी। लेकिन बगैर सबूत के 5 मिनट बाद आपने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान ने हमला कराया। भाई, अपना डिस्टेंस तो देख लो। 5 मिनट में तो आप वहां से गाड़ी पे भी वापस जाओ तो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकते। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी अगर उनको यही नहीं पता?
अगर आपकी इंटेलिजेंस, आपने अपनी बात रख ली, मैं अपनी बात रखूं? आप पहले बोल लें, मैं बाद में बात कर लूंगा। जी फरमाएं। देखिए, आपने जो बात रखी है, सबूत की बात आपने पूछी है। 26/11 का मुंबई का सबसे बड़ा आतंकी हमला भारत में हुआ। कसाब को हमने पकड़ लिया, 9 को तो मार दिया, एक 10वां जो है पकड़ा गया। उसके बारे में जब आपको हमने बताया तो आपने कहा ये तो हमारा नागरिक नहीं, ये कहां से आया, कौन है, नॉन स्टेट एक्टर है, पता नहीं कहां किस ग्रह से आ गया, इस तरीके की बातें की। उसी तरीके से पहले भी जितनी भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई हैं, सारे के सबूत हमने आपको दिए, डॉसियर्स दिए, बड़े मोटे मोटे डॉसियर्स दिए। और उन डॉसियर्स में अभी तो और भी पेश वाले हैं। ताबूर हसन राना भी हमारे यहाँ पे आ गया है और उसने भी जो खुलासे करने हैं, उसके बाद वो डॉसियर्स और भी मोटे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? कोई किसी सबूत पे आपने कभी कोई कार्रवाई की? मैं आपसे नहीं पूछता, ये आपसे मैं पर्सनली बात नहीं कर रहा। आपके एस्टेब्लिशमेंट ने कोई कार्रवाई की? आपने कभी भी कोई, आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई की? हमारी संसद पे हमला हुआ, उसके संदर्भ में कोई कार्रवाई की? बताएं। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ पाया गया था। ओसामा बिन लादेन के बारे में आपने अमेरिका से कहा कि हमें पता नहीं था वो कैसे रह रहा था वहां पे, जबकि आपकी मिलिट्री एकेडमी के बगल में वो पूरे एक हवेली में रह रहा था। अमेरिका ने उसे खोज निकाला और अमेरिका खुद इन्वॉल्व था। अगर आपको सही फैक्ट्स पता हो तो उसामा बिन लादेन के उसमें CIA खुद इन्वॉल्व था। वो सारा जो है CIA की तरफ से किया गया। ये सारा एक ऐसा था जो इलेक्शन जितवाने के लिए था। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ये जो पहलगाम में इस तरह के स्टंट इंडिया में उठाए जाते हैं, बुनियादी तौर पर ये आपकी गवर्नमेंट अपनी पिछला इलेक्शन भी उन्होंने इसी हेट्रेड की बुनियाद पर जीता है और यही क्रिएट करके। मिस्टर मुजाहिद, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट जिस तरीके की करते हैं। एक करके संजीव जी रोकना चाहूंगा आपको। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। मैं आ रहा हूं संजीव जी, आऊंगा आपके पास। पंकज श्रीवास्तव जी के पास वापस आना चाहूंगा। पंकज श्रीवास्तव जी, अभी आपने सुना मुजाहिद जाफरी जी ने जाफरा एक्सप्रेस का जिक्र किया कि भारत के सबूत दिए, उन्होंने पेश किए और उन्होंने कहा कि भाई इतनी दूर है वो बॉर्डर जहां पर ये सारी चीजें हुई, इंटेलिजेंस का क्या रोल रहना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि अभी तक जब सबूत पेश नहीं किया तो आप आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप लगाने की बात कर रही हैं हमारे मुजाहिद जाफरी जी, और जब उनके ग्रुप TRF ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, बावजूद इसके हम डिफेंस कर रहे हैं, अब डिफेंड कर रहे हैं ये आकर कह के कि पाकिस्तान तो इसमें फंसाया जा रहा है। अरे भाई, आपके एक आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू हुई। अगर हम देखते कि चीजों को हम एनेक्डोट हम जोड़ते, उससे पहले आपके एक संगठन ने इसकी जिम्मेदारी तो ले ली और उसके बाद आपको क्या लगता है कि हम ये ना सोचे कि पाकिस्तान इसके पीछे नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूर्व में हमारे साथ बहुत अच्छा तो किया नहीं है। पंकज श्रीवास्तव जी। देखिए रोहित जी, चोर कभी ये नहीं बोलेगा मैंने चोरी की, हत्यारा कभी ये नहीं बोलेगा मैंने हत्या की। बिल्कुल, ये बेसिक फैक्ट है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक बार पहले बोला था कि हम चाहे 1000 साल तक घास भी खाएंगे लेकिन हिंदुस्तान को 1000 जख्म देंगे। ये बात जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था और उस समय से ही देखिए, कोई भी देश जो है ना, अपने जो सबसे बड़े बड़े नेता हैं उनके जो थॉट प्रोसेस होता है उसके आधार पर आगे बढ़ता है। जैसे 1949 में जब 1 अक्टूबर 1949 को जब ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, उसके जो नेता थे जिसमें माओ से तुंग थे, chen yi थे, बाकी और दूसरे नेता थे, तो इन सब लोगों ने तय किया था मिलकर के कि हमें सुपर पावर बनना है किसी भी तरीके से। और आज देखिए 70-75 साल के बाद ये एक सुपर पावर बन चुके। उसी तरह से पाकिस्तान का जो टारगेट था भारत को 1000 जख्म देने का था और वही काम ये लोग करते रहे। 1948 से पहले इन्होंने अटैक किया हमारे ऊपर, श्रीनगर में हमला कर दिया था। श्रीनगर से 47 किलोमीटर दूर थे, तब हमारे यहां से सैनिक भेजे गए, तब किसी तरह से हम ये युद्ध जीत पाए थे। उसके बाद 1965 में इन्होंने हमला किया शास्त्री जी के समय में, तभी इन्हें मोगी खानी पड़ी। लाहौर में जाकर भारतीय झंडा फहराया गया। 1971 में बांग्लादेश बट गया, नया देश बन गया। 43,000 जो इनके सैनिक हैं उन्हें सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद 1999 में कारगिल किया। ये तो 4 बड़ी सीधी जंगें थी जो इन्होंने लड़ी। इसके अलावा कितने ऐसे आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है इन्हें
ये शायद अगर हम इसके ऊपर बात करने बैठे तो आपको शायद 8-10 बुलेटिन करना पड़ेगा, वो भी कम पड़ जाएगा। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो नीति और नियति है वो भारत को पीछे रखने की है, भारत के ऊपर हमला करने की, भारत को दुख देने की है। और ऐसे में अभी तक का इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, कितने हमले कर चुके हैं, और जब भी कोई हमला होता, ये हमला केरल में तो हुआ नहीं था, ये हमला तमिलनाडु में नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, ये हमला सीधे हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में, जहां से इनके सेना और ये बोले खुफिया एजेंसी सोई रहती है। वो आपने डिफिकल्ट टेरेन देखा है, कितना टोपोग्राफी वहां की कैसी है, आपने ये देखा है? क्या चप्पे चप्पे पर आदमी बैठाना, सैनिक बैठाना, जासूसी करना क्या संभव है? वो एरिया ही ऐसा है। अब तो देखिए भारत जिस मोड में आ गया है, आप और मुजाहिद साहब को इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दी हो सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया में मिल जाए, पूरी तरह से इंडिया अपने में मिला ले। ये हो सकता है, इस बार ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक जो मोदी सरकार ने कोई हमला नहीं किया है, उसके पीछे वजह यही है कि कुछ बड़े कदम लिए जा रहे हैं, कुछ बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुजाहिद जाफरी जी इस पर हंस भी रहे हैं। मुजाहिद जाफरी जी, अगर आप हंस रहे हैं तो मैं फिर सवाल भी कर भी लेता हूं कि देखिए हर एक कड़ी आपकी तरफ इशारा कर रही है, और हम उस पर जांच करें ना करें उससे पहले ही इतनी सारी चीजें, इतने सारे सबूत सामने आते चले गए कि कड़ी जोड़ते भी अगर हम, एक अंधा भी हो और इस चीज को उसे हम समझाएं तो उसे भी ये समझ आएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा यही करता है, पहले आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जब उसका आतंकवादी फंस जाता है तो पीछे हट जाता है, बोलता है हम उसको जानते ही नहीं है। ताहूर राणा को भी पाकिस्तान जानता नहीं है। तो लगता है कि वही कहानी फिर दोहराया पाकिस्तान, वही कोशिश की जा रही है। मेरे भाई, आप लोग बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। तो आप हमें सच बता दीजिए। जी मैं बताने लगा हूं। कश्मीर में आपके यहाँ आज़ादी की मूवमेंट कोई नई नहीं चल रही, ये शुरू से ही चल रही है। शुरू से कश्मीर में आपके टेंशन रही है और मुजाहरे भी होते रहे हैं, लड़ाइयाँ भी होते रही हैं, एक दूसरे के साथ फोर्सेज और अवाम की आपस में धींगा मुश्ती भी होती रही है, बड़ी देर से चल रही है, कोई नई नहीं है। तो आपकी जो लोकल आज़ादी की तारीख है कश्मीर की, आप उसको नहीं संभाल पा रहे, इसलिए आप अपनी नाकामी को दहशतगर्दी बनाकर पाकिस्तान पर ठोक रहे हैं बगैर सबूत के। मैंने कहा आप सबूत है आपके पास, आप अपने टीवी पर चलाएं, आप अपने मीडिया पर चलाएं, आप अपनी गवर्नमेंट को दें, आप उसको इंटरनेशनल कोर्ट में दें। आप सिर्फ बातें किए जा रहे हैं एक माहौल बनाने के लिए कि किसी तरह एक टेंशन का। वो सारे सबूत दिए जाएंगे, पहलगाम के भी सबूत दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिए जाएंगे। लेकिन पहले के जो सबूतों को आपने क्या किया, पहले के जो सबूत आपको दिए गए, और अभी आपने इसको भी कह दिया, जो आपने एक डॉक्टर को भेजा था और मुंबई हमला कराने के लिए, अब उसको भी कह रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं है, हम जानते नहीं। तो ये जो आपका जो डिनायल है, ऐसे में आप किस आधार पर ये सबूत मांग रहे हैं? इन सबूतों को आप क्या करेंगे? बता था वो यहाँ थ्रू ईरान ऑपरेट करता था, मंकी आपका उसको पकड़ कर उससे सारी चीजें, ये प्रॉक्सी वॉर है, दोनों तरफ से होती है मेरे भाई। अगर आप ये आप तो सिक्योरिटी मुजाहिद जी लोग हैं, आपको मालूम होगा कि वॉर होती है। मुजाहिद जी, आई विल टेल यू जो है विश्वनाथ जी आप भी लड़ते हैं, जवाब देंगे, विश्वनाथ जी जवाब देंगे। विश्वनाथ मिश्रा जी इसका जवाब दे रहे हैं। संजीव जी आऊंगा। विश्वनाथ मिश्रा जी इसका जवाब दे रहे हैं। जरा उसके बारे में बताइए आप। विश्वनाथ मिश्रा जी बोलिए। अगवा हो जा रही है संजीव जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। संजीव जी विश्वनाथ मिश्रा जी इसका जवाब दे रहे हैं और बेहतरी से वो चाहते हैं इसका जवाब दिया जाए। विश्वनाथ मिश्रा जी कोशिश कीजिएगा, आपकी स्पीच हिंदी में हो, बोलिए। देखिए मुजाहिद जी, आपने कहा कि भाई प्रूफ दे दो। भैया डोजियर पे डोजियर आपको दिए थे, ढेर सारे दिए थे। यही नहीं, आपको सम्मान समेत इनवाइट भी किया था, आप निरीक्षण करना चाहते थे, याद होगा शायद आपको। आपने निरीक्षण भी किया, कुछ निकला नहीं? निकली तो केवल एक लाइन की, भारत के जितने भी आरोप हैं सब मनगढ़ंत हैं, झूठे हैं। लेकिन आज उन मनगढ़ंत आरोपों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, पहलगाम में जो कुछ आपके कारिंदों ने किया है, उन्होंने पूरे मैदान की जस्ट ए मिनट प्लीज, एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए।
आपके दहशतगर्दों ने पहले रेकी की। मुझे फिर एतराज है, आप देखिए फिर वही बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, लेट मी, आई डिडंट डिस्टर्ब यू, टेक योर टाइम। आतंकियों ने पूरे मैदान को घेर कर सैलानियों को गोलियों से भूना है। आतंकी पूरे पाकिस्तान प्रायोजित थे। हमारी एनआईए टीम ने पूरी सिचुएशन को रिक्रिएट किया है, सारा कुछ तैयार है, लेकिन आप आश्वस्त रहिए, हम अब आपको प्रूफ नहीं देंगे। अब समय खत्म हो चुका है। आपने वो प्रूफ पाने का, जो हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 99 अवसर देता हूं, 100वीं बार उसका सिर कलम करूंगा, अपना सुदर्शन चलाऊंगा। तो विश्वास करिए, अब आपके दहशतगर्दों का सिर उस सुदर्शन चक्र से साफ होगा। वो 99 अवसर आपको मिल चुके हैं और अब नहीं होगा। आगे आपको इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि आपके दहशतगर्द पैदा हो भारत में आकर उत्पात मचाने के लिए। शायद आपका देश बचे तो कुछ टुकड़े में बचे, वो किस दशा दिशा में होगा वो चंद साल बाद आपको भी समझ आएगा, हम भी देखेंगे। ठीक है, वापस आऊंगा। मुजाहिद जाफरी जी, आप हंस भी रहे हैं, और एक चीज जो आपने पीछे जिक्र की कि हम लोग अपने कश्मीर को संभाल नहीं पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर हमारे बस में नहीं है। देखिए 12,000 करोड़ रुपए का वहां से पर्यटन से आता है, जीडीपी के 7 से 8% में योगदान है उसका भारत के। और अभी जब ये वाकया हुआ तो वहां सबसे ज्यादा पर्यटन जो है वो डिस्टर्ब हुआ। तो वहां के पर्यटक की सुरक्षा के लिए वहां के लोकल लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ, और जिसने भी किया है सबको पता है कि पाकिस्तान ने किया, और उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। और अगर आप जो कह रहे कि हमसे वो संभलता नहीं, तो वहां के लोग हमारे पक्ष में तो खड़े नहीं होते, ये सीधी सी बात है। और 12,000 करोड़ रुपए जीडीपी में दे रहे हैं, 7 से 8% दे रहे हैं। भाई इससे आगे क्या चाहिए? अगर वहां ये सारी चीजें हमसे नहीं संभल रही होती तो वहां अभी लड़ाइयां हो रही होती, वहां पर आतंकवाद फैल रहा होता जो पाकिस्तान सुनियोजित है। देखें, आपने खुद ही अपनी बात को तरदीद भी कर दी है कि देखिए बात यह है कि आपका जो जम्मू कश्मीर है उसमें तहरीके आज़ादी, वहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही है, कोई छुपी भी बात नहीं है। आप इस पे पर्दे डालें, आप इस पे नहीं, हमें पर्दे डालने की क्या जरूरत है मुजाहिद जी? हम तो कह रहे हैं 7 से 8% जीडीपी में वहां से आ रहा है, और ये तब आता है जब अमन चैन शांति हो, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं है। ये डिफरेंस है, और इसको बार बार हमें, और पाकिस्तान को हम प्रूफ, हर चीज का प्रूफ देंगे भाई। अरे पाकिस्तान को कितना प्रूफ चाहिए? इसका भी प्रूफ चाहिए कि पाकिस्तान कैसे बना, कहां से बना, पिता कौन है, इसका भी प्रूफ चाहिए क्या? सारी चीजें प्रूफ कर कर कब तक खेलेगा पाकिस्तान? देखिए, आप एक ऐसे चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आप एक इशू पे बात कर रहे हैं और आप पता नहीं कहां चीजों को जनरलाइज करके अपनी मर्जी के रिजल्ट निकाल रहे हैं। आप जिस चीज पे हैं उसी पे फोकस रखें। मैंने आपको कहा है कि आप अपने एविडेंसेस जो आपके पास हैं, जो इंटरव्यूज हैं लोगों के, जो आप एविडेंस समझते हैं, उसको अपने मीडिया पे चलाएं कम से कम। ठीक है, वो चलाएंगे, लेकिन वो हम आपसे पूछ के, आपसे समझ के नहीं चलाएंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट, मुजाहिद जी को जवाब, उसके बाद समाप्त करेंगे। पंकज श्रीवास्तव जी, देखिए, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बोला था, विश्वनाथ मिश्रा जी ने, कि डोजियर देने का, सबूत देने का समय खत्म हो गया है। वाकई ये मोदी सरकार है, ये और पेशेंस नहीं रख सकती है आतंकवाद को लेके। हम 27-28 साल से आतंकवाद झेल रहे हैं। अगर हम 1948 से बात करें तो शायद 70-75 साल हो गए हमें आतंकवाद झेलते हुए पाकिस्तान का। अब आर या पार की लड़ाई होगी। पीओके लेने का सही समय आ गया है। जो मेरी राजनीतिक समझ है वो कहती है पीओके लेने का सही समय आ गया है। और अगर जंग हुई, मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई, जंग तो होना तय है, तो वो इंटेंसिफाइड होगी, यानी जम्मू कश्मीर इलाके में ही महदूद रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ती है, खुदा न खास्ता अगर बढ़ती है, तो ये मान के चलें आप कि बलूचिस्तान उधर अलग होगा, सिंधु देश अलग बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाएगा, पंजाब जो है पाकिस्तान का, पीओके हम मिला लेंगे। पीओके जो है, ये जो पंजाब जो है बस वहीं तक पाकिस्तान रह जाएगा। संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं? छोटा सा कमेंट सर, 10 सेकंड। संजीव जी 10 सेकंड है क्योंकि शो की समाप्ति है, 10 सेकंड। मैं विश्वनाथ मिश्रा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, उसे एंडोर्स करता हूं कि अब बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। इस तरीके के जो तर्कों को देने का हमने बहुत सबूत रखे, तर्क रखे, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। एक्शन का टाइम है
और भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। कार्रवाई है वो करके दिखाएगा। बिल्कुल, और यही मैं कहना चाहता हूं। बिल्कुल, और उसको हम लोग जल्दी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब फिलहाल देखना होगा, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान कह रहा है कि नुकसान भारत को होगा, लेकिन अक्सर यही कहता है भारत के लिए पाकिस्तान, लेकिन होता कुछ विपरीत है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 100। नमस्कार।